तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? व्हाट इज द चैप्टर नेम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट ही कर रहे हैं आज पहली क्लास इस चैप्टर की। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और साथ में क्या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजिकल चेंज? सर जो चेंज रिवर्सिबल होता है और जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है? जैसे कि मास, वॉल्यूम, साइज, कलर, साइज, शेप। वेरी गुड, ठीक है। तो यदि इनमें कोई चेंज है, दैट इज द फिजिकल चेंजेस। इट मींस द प्रोसेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंसेस चेंज एंड नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सपोज जहां पर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस से कोई भी न्यू सब्सटेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज द फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी मींस केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। जो सब्सटेंस केमिकल फॉर्मूला पहले था, बाद में वो फॉर्मूला नहीं रहेगा, तो इसमें क्या होगा? केमिकल चेंज। जैसे मान लीजिएगा, आप मुझे बताइए, सपोज एग्जांपल हम ले रहे हैं CaCO3, इसको आपने हीट किया, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आपने हीट किया तो इससे फॉर्म क्या हो रहा है? CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। दिस इज द केमिकल चेंज। ओके, सबको पता चल गया? यस सर, सबको क्लियर है ना? दिस इज द केमिकल चेंज बिकॉज यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट अलग सब्सटेंस है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, बट इन द केस ऑफ CaO एंड CO2 दिस इज द डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं ना। इट मींस यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो देखिए, द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस्ट their nature and identity and form new chemical substances with the different properties are called as the chemical changes। ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी केमिकल चेंज है ना, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज होगा, किसी एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो उसके अंदर यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन से इसको शो करते हैं, केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं। और आपको पता होगा, एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं, एक तरफ क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स के अंदर रिएक्शंस होगी, प्रोडक्ट का इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा A + B, इसमें केमिकल चेंज हुआ, इससे C + D का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर A एंड B क्या होते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मीन्स है जिनमें रिएक्शंस हो रही है। C एंड D यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मीन्स जिनमें रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है? जो इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं। ये बात समझ रहे हो इसमें आप? यस सर, हो गया ना। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, The chemical substances taken originally are called as the reactant। इसका मतलब क्या? जो आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब लिया या बीकर लिया, बीकर में आपने किसी भी सब्सटेंस को रख दिया, या फिर आपने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया, या फिर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, जो आपने अभी प्लेस किया है किसी भी कंटेनर के अंदर, दैट इज द रिएक्टेंट। आफ्टर सम टाइम आपने क्या किया? इसमें कुछ आपने हीट अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, आपने इसको हीट किया, किसी और सब्सटेंस को इसमें ऐड किया, तो इसमें थोड़ी देर बाद में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखिए, कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होते हैं? ओल्ड जो बॉन्ड्स होते हैं वो तो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर्म। कैसे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। सपोज मान लीजिएगा AB है, इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हैं CD के साथ।
यहाँ पर देखिए AB जो बॉन्ड बना हुआ है CD के बीच में, यहाँ पर क्या बॉन्ड है, तो पहले क्या होंगे, ये ओल्ड बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्ड, ये तो ब्रेक हो जाएंगे। इस ब्रेक होने के बाद ये C A से रिएक्शन कर लेगा, D B से कर लेगा, या फिर B C से भी कर सकता है, A D से भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो क्या इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। या तो मैं ओनली एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो इससे क्या बना, AC प्लस BD, ये आपका बना प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, उनमें जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड पहले से बॉन्ड्स बने हुए होते हैं वो तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और जो नए जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके अंदर न्यू केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं ना। यस सर। रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगी, इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड present in the reactant molecules and forming a new chemical bond to give the products. I think reactants क्या होते हैं, products क्या होते हैं, chemical reactions क्या होती है, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है सबको? Anybody? गर्ल्स? सर और रिएजेंट्स क्या होते हैं? देखो रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो देखो बताओ आपको, यहाँ पर एक टर्म होती है, देखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टाइप होता है रिएजेंट। कैसे, देखो समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी रिएक्टेंट की। देखो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट उसमें रिएक्शंस होती हैं, इसमें रिएक्शन से क्या होते हैं, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट। दोनों ही रिएक्टेंट है। सबस्ट्रेट ऐसा होगा जिसके अंदर रिएक्शन होगी, रिएजेंट क्या होगा, जो रिएक्शन करवाएगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती है। तो रिएजेंट क्या होते हैं, जो किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करके उसमें रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, दैट इज द रिएजेंट। तो ये रिएक्टेंट का ही टाइप होता है। रिएक्टेंट दो टाइप से होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके, एनी डाउट किसी को भी? सर एक और बार फिर से समझाइए। ओके, मैं कह रहा था ऐसे केमिकल स्पीशीज जिसमें रिएक्शन होती है ना, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट टू टाइप के होते हैं, एक सबस्ट्रेट, एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिसके अंदर रिएक्शन होगी, रिएजेंट वो स्पीशीज है जो कि रिएक्शन करवाएगा। रिएजेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और इसमें रिएक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जब इस पे अटैक करेगा तो इससे क्या बनेगा, न्यू कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर? यस सर। कोई डाउट अब? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए एग्जांपल सपोज देखो ये है, यहाँ पे ये तो रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या बन गई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए 2Mg + O2, इससे क्या बना, 2MgO। इसको बैलेंस करके लिखा गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन को बैलेंसिंग इस टाइप से करते हैं, आपको बताई है। आगे आपके टॉपिक भी आएगा, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर हम, किस टाइप से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। या पूरा आपका सिलेबस का पार्ट भी, और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आता है बैलेंसिंग करने का। जिंक + H2SO4, इससे क्या बना, जिंक सल्फेट एंड H2 बना। उसके बाद यदि PbNO32 लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Ki के साथ, तो इससे क्या बना, PbI2 और KNO3। कैसे बनता है इसको मैं सबसे पहले हम बात करते हैं Mg + O2। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो Mg कितनी होती है, 2। इसका मतलब कंपाउंड तो ये बनेगा ना, MgO। यस सर। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 Mg हो गए तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ जाएगा। आई थिंक बैलेंसिंग समझ गए आप? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए जिंक रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड,
तो आपको पता है यहां से ये अलग होंगे। SO4 पे चार्ज होता है -2, H पे चार्ज कितना हो जाएगा +2, एक H पर एक प्लस है, 2 H पे कितना 2 प्लस हो जाएगा ना, यस सर। होगा ना। अब देखिए जिंक क्या करेगा, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करके +2 वैलेंसी में जाएगा, ठीक है। तो SO4 -2 जिंक +2, तो ये बना आपका जिंक सल्फेट। इसके बाद देखो 2H+ बने ना, ये 2H+ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेंगे, इससे बनेंगे 2H। 2H को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, मींस जो फ्रेश प्रिपेयर्ड हो रही है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो अभी अभी रिएक्शन में फ्रेश बनी, उसको बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। यदि रिएक्शन में काम आ रही तो ठीक है, यदि काम नहीं आ रही तो क्या करेंगे, दोनों H मिलके आपस में H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। बिकॉज देखिएगा एटम जो होते हैं ना, एटम यदि फ्री स्टेट में है, यदि एटम फ्री स्टेट में है तो ये मोर एंड मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मोर एंड मोर रिएक्टिव होते हैं यदि ये फ्री स्टेट में होते हैं तब। यदि रिएक्शन में काम आ रहे तो ठीक है, वरना क्या एटम आपस में कंबाइंड होंगे, एटम्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है, बिकॉज यहाँ पर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जहां बॉन्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल स्टेट आ जाती है। आई थिंक क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो हम क्या बनेगा यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अभी हमें लिया था लेड नाइट्रेट, क्योंकि देखो NO3 है ना, NO3 उसका चार्ज होता है -1, Pb का चार्ज होता है +2। तो बताइए एक Pb के साथ कितने NO3 रिएक्शन करेंगे, 2 करेंगे ना। तो क्या बन गया PbNO3, इसको बोलेंगे लेड नाइट्रेट। इसका नेम हो जाएगा लेड नाइट्रेट नेम हो जाएगा। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि I के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर K प्लस I माइनस, ये माइनस ये प्लस, आपको पता लेड +2 है, ये 2 NO3 तो -2 हो गया। इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, 2 लेने पड़ेंगे ना। यस सर। इसके बाद देखिए यहाँ पर K प्लस है, NO3 माइनस, तो क्या बना 2K NO3 पोटेशियम नाइट्रेट। साथ में देखिए I माइनस है, Pb यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये बन जाएगा Pb। क्लियर है, नो डाउट। नो सर। किसी को कोई डाउट है बता दीजिए आप। सर जो NO3 के ऊपर मतलब आपने 2 क्यों दिया? देखो NO3 है ना, NO3 एक पर माइनस है, लेकिन 2 NO3 है, दोनों का मिला के -2। ठीक है, NO3 पे माइनस है ना, लेकिन इसमें टोटल मिला के कितने NO3 है, 2 हो गए ना, तो एक का एक माइनस, 2 के 2 माइनस। ठीक है, लेड +2 है ना, तो 2 माइनस होंगे 2 प्लस होंगे। ठीक है, सर ये डिस्प्लेस कर देगा ना हाँ पोटेशियम लेड। हाँ डिस्प्लेसमेंट हो ना यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस सर, सर रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका। यस, आगे समझ में आपको। यस सर। यस सर। कि -2 कैसे लिया, क्योंकि एक NO3 पर एक माइनस है, 2 NO3 यहाँ पे अवेलेबल, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर। यस सर। ओके, इसके बाद देखिए ये सारे एग्जांपल हमने पढ़ लिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में देखें। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बताइए प्रेसिपिटेट क्या होता है। सर जो रिएक्शन के बाद अलग हो जाता है, जो सर नीचे बॉटम में आ जाता है, बॉटम में आता है। देखिए सॉलिड होता है। कई बार हम रिएक्शन करवाते हैं ना, जैसे मान लो रिएक्शन करवाया आपने, ये सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन और ऐड किया, ए है, ये बी सॉल्यूशन है। इनकी रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, कुछ कंपाउंड है नीचे यहाँ पर जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ कंपाउंड इस सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं यहाँ पर। तो जो बॉटम में सेटल डाउन होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्लियर है ना। यस सर। जो बॉटम में
सेटल डाउन होते हैं उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे। आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। ये होता है प्रेसिपिटेट। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि फिजिकल रिएक्शन में नहीं होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको हीट करते हैं तो CaO CO2, कुछ गैसेस में गैस का भी क्या होता है? रिमूवल होता है। हो रहा है ना, बताइए। So Zn plus HCl। हाँ, वो भी था उसमें। अभी आपने जिंक प्लस H2SO4 का एग्जांपल लिया था, उसमें भी क्या होता है? H2 गैस रिमूव हो रही थी। या फिर जिंक प्लस HCl ले लीजिएगा, 2HCl। इससे क्या होगा आपको पता होगा? जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस का यहाँ पर क्या होगा? एवोल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से भी क्या होता है? हाँ, इसके बाद एसिड का प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो? या एसिड का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना, एसिड का प्रॉपर्टी। सर बेस का भी सेम ही है। यस यस, इसका भी सेम। वहां पे भी क्या होती है? H2 गैस का एवोल्यूशन होता है। अब देखिए चेंज इन द स्टेट, देखिए स्टेट का भी चेंज होता है। कई बार क्या होता है? सॉलिड से गैस भी बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड भी बन जाता है, बनता है ना ऐसा कुछ? यस सर। होता है ना। चेंज इन कलर भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब अलग अलग सब्सटेंस है ना, अलग अलग सब्सटेंस का कलर भी क्या होगा? अलग अलग होता है ना। चेंज इन टेम्परेचर देखा होगा, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक, कुछ रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। वो क्यों होती है? जब टेम्परेचर में चेंज होता है तभी तो होती है ना। कई बार टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब ठंडा ठंडा फील होगा, इसका मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। यदि आपने, समझिएगा, यदि आपने क्या किया है, यदि आपने कोई बीकर लिया, इस बीकर में आपने सपोज यहां पर कुछ पार्टिकल ले लिए, कोई केमिकल के, सपोज कोई केमिकल ए है। अब आपने इसके अंदर वाटर डिजोल्व किया तो ए वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद में बीकर को आप टच करोगे ना यहाँ पर, तो ये कूल फील होगा या फिर कैसा फील होगा? हॉट फील होगा। यदि ये कूल फील हो रहा है, इसका मीन्स कौन सी रिएक्शन है बताओ? एंडोथर्मिक। 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 यदि आपको कूल फील हो रहा है, इसका मीन्स रिएक्शन कौन सा? एंडोथर्मिक। यहाँ पे क्या है? हीट एब्जॉर्बिंग। टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो टेम्परेचर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया किसी केमिकल से, तो इसमें बीकर क्या हो गया? कूल हो गया। यदि मान लीजिए हॉट फील हो रहा है, इसका मतलब ये हीट को इवॉल्व कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। इसका मीन्स यहाँ पर क्या है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना, समझ गए? कोई डाउट? नो सर। ओके, क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो भी हमने पढ़ा ही था। अब इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करेंगे और साथ में इसके एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे लिखा है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है। मैंने इसके एक एक एग्जांपल दिए यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक। तो इसमें से कोई भी पढ़िए, बताइए। एक्सोथर्मिक के अंदर पहला पॉइंट है ना, उसको पढ़िए कोई भी, एक बंदा कोई भी। So the reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction. The reaction in which heat is evolved is called as the exothermic reaction. इसका मीन्स क्या हुआ? यदि मान लीजिएगा किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, हीट का रिमूवल हो रहा है, इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब बीकर कैसा फील होगा आपको? हॉट या कोल्ड? गरम। हॉट। हॉट, गरम फील होगा। एग्जाम्पल देखिए, जब आप जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या होता है? वो आपको बीकर हॉट फील होता है। इसका मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम है CaO, इसको वाटर के साथ आपने मिक्स किया तो क्या बनता है? सिलेक्ट लाइम बनता है, CaOH2। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है ना? यस सर। एसिड बेस बताया था मैंने आपको, ठीक है? व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। यस यस यस, व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है ये। इसके बाद देखिए, हाथ में छाले पड़ जाते हैं कभी-कभी। ठीक है, सही बोला आपने, क्योंकि चूना है ना, चूना है ये, लाइम, उससे हो जाता है। BaOH2 NH4Cl, इन दोनों की देखो रिएक्शन करते हैं कैसे? देखो, BaOH2 ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो देखना प्लस माइनस, Ba पर 2 प्लस, एक OH का एक माइनस होता है, 2 OH पे कितना हो गया? 2 माइनस, इसलिए हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ये प्लस माइनस के साथ, ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? BaCl2, इसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड,
और साथ में क्या बनेगा 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके सर जो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो फिर वो तो एंडोथर्मिक होता है ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो हीट की प्रेजेंस में होती है ना, तो वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वेरी गुड। और सर जो बर्निंग होता है वो तो एक्सोथर्मिक होता है तो फिर ना? बर्निंग होता है एक्सोथर्मिक। यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं कि अभी हमने केमिकल रिएक्शन की बात की। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन को एक हम सिंबलाइज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। किस टाइप से, किस कंपाउंड में क्या रिएक्शन हुआ, किससे क्या फॉर्म हुआ, इसकी फिजिकल स्टेट में किस टाइप से चेंज हुआ, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन in terms of the symbols and formula of a different reaction and products is called chemical equation। इसका मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप किसी भी सब्सटेंस को सिंबल से, फॉर्मूला से शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट को। ये आपके क्या रिएक्टेंट है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना ना, दिस इज द रिएक्टेंट। ओके, तो इस टाइप से आपने इसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया, इसके सिंबल को रिप्रेजेंट किया, फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए द फॉर्मूला एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट के बारे में लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो क्या बोलते हैं फिजिकल स्टेट क्या होती है, सब के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, इसके अंदर राइट साइड के अंदर। ए एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पॉइंट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? एक एरो का साइन हम यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिएगा A+B है, ये रिएक्टेंट है, इससे क्या जनरेट हुआ? आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये एरो साइन शो क्या कर रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को शो करता है ये एरो साइन। इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. एक बार है ना इन चारों पॉइंट को पढ़ो। कोई भी गर्ल पढ़े, आपकी बार लड़की पढ़ेगी, कौन बताओ? सर मैं पढ़ूं? पढ़ो। The shorthand method of representing a chemical reaction in terms of symbols and formulas of different reaction and products is called chemical equation. The formulas एक मिनट रुकिएगा। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका क्या मीन्स हुआ? कि सर जो भी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो उनका जो हम वो फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए भाई। नेक्स्ट पॉइंट। The formulas and symbols of reactants are written on the left side. The formulas and symbol of products are written on right side. An arrow sign is put between the reactants and products from reactants towards products. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया सारा? Balance. हो गया, हो गया। अब देखिए इसमें आप सुनिए, नेक्स्ट आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ है ना एटम्स का जो नंबर क्या होना है? सेम होना है। एक रिएक्टेंट में बहुत सारे एटम हो सकते हैं और प्रोडक्ट में भी होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं? सेम एलिमेंट्स के नंबर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यदि मान लीजिएगा दोनों तरफ यदि नंबर सेम नहीं है एटम के, इसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। तो देखिए अभी आपके टॉपिक कौन सा? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट on the both side of the equation are equal is called as the balanced chemical equation। इसका मतलब दोनों साइड में, रिएक्टेंट की साइड में और
प्रोडक्ट की साइड में दोनों तरफ क्या है, हर एक एलिमेंट के एटम्स के नंबर सेम है, इक्वल है, तो वो हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे देखिएगा, ये हमने लिया है KClO3, इससे क्या बन रहा है KCl और 3O2। इधर भी कितने पोटेशियम है बताओ, 2 है ना। यस सर। Yes, इधर कितने Cl है बताइए, 1। 2. इधर भी कितने Cl है बताओ, 2 है, 2 Cl हो गया ना। इधर कितने ऑक्सीजन है बताइए, ऑक्सीजन Six. कितने, 6 है, यहाँ भी Six. कितने 6 है। 6. इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जिंक H2SO4, जिंक सल्फेट बना और H2 बना, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, Yes, sir. बैलेंस। यस सर। इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल होने चाहिए, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ क्या होगा बताओ, केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of different element is not equal on the both side of equation is called as the unbalanced chemical equation. एग्जाम्पल देखिए इसमें आप, KClO3 से क्या बन रहा है, KCl बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। तो बताइएगा दोनों तरफ क्या सारे के सारे एटम इक्वल है क्या, नो सर, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। नहीं है। Oxygen इसका equal मतलब कौन नहीं सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी लड़की बोलिए इनको दोनों को, पॉइंट को बताइए। A chemical equation in which the number of atom of each element on the both side of the equation are equal is called balanced chemical equation. A chemical equation in which the number of atom of different element is not equal on the both side of the equation is called an unbalanced chemical equation. ओके, सबको क्लियर हो गया ना ये वाला बात, Yes, डाउट, यस कोई डाउट नहीं है, ओके। Yes, sir. इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करते हैं, वो वाला हम कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए बैलेंसिंग का मतलब क्या है, इट मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल इन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यदि इक्वेशन के दोनों तरफ आप हर एलिमेंट के एटम्स के नंबर को इक्वल कर देते हैं, इट मींस उसका मींस क्या, बैलेंसिंग है। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू राइट द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन आपको दिया होता है नॉर्मली वो लिखेंगे। उसके बाद में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, उनका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl होता है, वो लिखेंगे। इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके कितने कितने एटम्स अवेलेबल है, उसको लिस्ट आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, देखो बड़े फॉर्मूले में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, जो बड़ा फॉर्मूला होगा उसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सबको सॉल्व करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, उसी को हम यूज करते हैं बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद देखिए टू स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसके बाद हम डिफरेंट एलिमेंट को बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, चेक करते हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन सही है या नहीं है, तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी ऐसा हो गया कि किस टाइप से आपको बैलेंस करेंगे, लास्ट में देखो नीचे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम थोड़ी देर बाद में बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। देखिए it satisfies the law of conservation of mass, means in a chemical reaction the total mass of the all the product is equal to the total mass of all the reactant। इसका मतलब क्या है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो रहा है। अब आपने पढ़ा था ना ये 9th क्लास के अंदर, याद है आपको? यस Yes, sir.
उसमें Yes, क्या sir. था, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों का mass रिएक्टेंट same एंड प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। इसी कहेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब एक बार है ना, आप में से कोई भी इन जो बैलेंसिंग करने के जो स्टेप्स को पढ़िएगा, बताइए, पढ़िए कोई भी। There are following steps involved in balancing of chemical equation. To write the word equation, to write the skeletal equation, to list the number of different elements of reactants and product, to select the biggest formula to start balancing. ओके, नेक्स्ट। To start balancing of different elements, to check the correctness of balanced equations. आगे बोलो, कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर, इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल Yes. इक्वेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं हम कि किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा और आपको कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। ओके, अब देखिए इसमें आप समझिएगा, समझिए। यहां पर है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या, देखो, स्टीम इज पास्ड ओवर द हीटेड आयरन, ध्यान देना, हीटेड आयरन पर आपने स्टीम को पास किया है टू फॉर्म द मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ द आयरन। कौन सा, Fe3O4 आपने फॉर्म किया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन मतलब जो आपको वर्ड्स में दिया गया ना वो चीजें। तो क्या लिखा, स्टीम को पास कहाँ किया, आयरन पर, तो क्या लिखेंगे, राइट द वर्ड इक्वेशन। आयरन पर आपने स्टीम पास किया, इससे क्या बना, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, देखो, हाइड्रोजन बन रहा है, प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये आपने लिखा, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। आई थिंक वर्ड इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो सर। हो गया, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या है, राइटिंग द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या है, अब जो भी आपने वर्ड इक्वेशन लिखा है इसके फॉर्मूला सिंबल लिखेंगे। आयरन को लिखते हैं Fe, स्टीम तो H2 ही होता है ना, बताइए, यस सर। वाटर ही होता है। इसके बाद है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ Fe, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, H2 हाइड्रोजन बन गया। ये आपका हुआ स्केलेटल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उनको लिस्टिंग करेंगे, किसके अंदर, रिएक्टेंट में क्या क्या है और प्रोडक्ट में क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। अब देखिए इसमें आप, यहाँ Fe भी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट है ना, बताओ, तीन एलिमेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. बताओ यहाँ पे कितने Fe है रिएक्टेंट के अंदर, बताइए, 1, 1, H कितने बताइए, 2, 2, O कितने, 1। 1 अब प्रोडक्ट में क्या है, Fe कितने हैं, 3, O कितने हैं, 4, H कितने यहाँ पर, 2। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आई थिंक इसमें कोई डाउट Yes, नहीं sir. है आपको। ये आपके क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम फोर्थ स्टेप क्या लेंगे, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट द बैलेंसिंग। बिगेस्ट फॉर्मूला को आप स्टार्ट मतलब यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए। कैसे, देखो, बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, यही तो बिगेस्ट फॉर्मूला है, बताओ, है ना। यस सर। Yes, sir. पहले आपने रिएक्शन वापस लिख ली, वापस लिखने के बाद ये आपका बिगेस्ट फॉर्मूला। तो इसमें कितने F, ये बताओ, 3। 3. इधर कितने, 1, तो 1 को 3 कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कितने ऑप्शन है बताओ यहाँ पर, 4. 4 यहाँ कितने बताइए, 1. 1। 1, तो One. आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4. ओके, इसके बाद ये देखो, इधर कितने H है, 2 यहाँ कितने H हो गया बताओ, 8 हो गया ना। Yes, sir. Yes, वहाँ पे भी 4 लिख देंगे. तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4H2 लिख दिया। इसके बाद चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं, वापस वो टेबल बनाइए, टेबल के दोनों तरफ देखिए कितने कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, दोनों तरफ सेम आ रहा है, इट मींस इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। तो हमने इसको करेक्टनेस को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स सारे लिखे हमने, रिएक्टेंट में कितने एटम्स है और प्रोडक्ट में कितने एटम्स है, तो 3, 8, 4 क्लियर है ना।
3 at 4. Is it clear? यस सर। Any doubt? सर Yes, sir. सर एग्जाम में अगर आएगा तो फिर सर इतना लंबा प्रोसेस लिखना जरूरी है? इतना सा लंबा लिखना, इतना नहीं, इतना सही है ये। आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, इसको आप लिखोगे ना एकदम छोटा सा लगेगा आपको। इतना लंबा नहीं है, इतना सही है, ठीक है। सर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, या प्रोसेस स्टेप क्या बाय है, स्टेप? दिस इज द परफेक्ट वे, दिस इज द परफेक्ट वे। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जितना आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे ना, उतना सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होएगा और आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेगा। समझ गए मेरी बात को? यस सर। यदि आप में क्वालिटी है लेकिन आप उस क्वालिटी को ज्यादा मतलब अच्छे से इसमें आपको रिप्रेजेंट ना करके नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो भी आपसे नॉर्मली अट्रैक्ट होगा, तो आपके लिए वो नॉर्मली करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो आपको क्या करना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू, करेक्ट। तो आपको जितना नॉलेज है ना, उस नॉलेज को पूरा रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो वो नॉलेज और निखर के आएगा और बढ़ेगा। आप में नॉलेज तो है लेकिन आप रिप्रेजेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड तक रह जाता है ना। इसलिए जितना आप कर सको उतना कीजिए। टाइम बहुत होता है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम में टाइम बहुत मिलता है। जितना आप अच्छे से किसी चीज का, किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, उतना अच्छे से आंसर किया करें, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए कुछ हटके चाहिए होता है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको कुछ स्पेशल चाहिए होता है, क्योंकि बाकी नॉर्मल सब लिखते हैं। स्पेशल यदि उसको मिलता है तो वो उस चीज के अंदर ज्यादा सोचता है और आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। तो समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। बस इतना सही बात है ना। जितना इफेक्टिव आंसर उतना इफेक्टिव मार्क्स, बस। Hence the equation is balanced। इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। और लास्ट में आप इस इक्वेशन को लिख दिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है, ये है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपको? नो No, सर। sir. क्लियर है? एक बार देखो, लास्ट में टॉपिक आता है implications of the balanced chemical equation। इसकी क्या क्या implications वगैरह हैं, मतलब कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है आपको किसी भी इक्वेशन के बारे में। तो ये आपको एक बार देखिए, पढ़िए इसको। आपके 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, डिफाइन पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। Number of molecules of each of the reactants and products taking part in the reaction। ओके, इसका मतलब क्या बताइए? इसका मतलब क्या? सर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, दोनों पार्ट लेते हैं रिएक्शन में। ना इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या दे रही इंफॉर्मेशन की, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है ना। नंबर 2 बताइए। नेक्स्ट दीपांजलि बताइए नंबर 2। दीपांजलि नंबर 2 पॉइंट। Number of moles of the reactant and product in the reaction। इसका मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से कितने मोल है उसके बारे में देता है इंफॉर्मेशन। अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड। नंबर 3 पॉइंट पढ़िएगा। कौन पढ़ेगा नंबर 3 पॉइंट? सर रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग एंड द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। क्या मतलब मतलब इसका? ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स है दोनों का मासेस के बारे में हमें बताएगा, उसका रिलेटिव। ओके ओके ओके। नेक्स्ट आर नंबर 4। नंबर 4 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब किसी भी रिएक्टेंट के पार्ट के मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब कितने वॉल्यूम के अंदर कितना सॉल्यूट का मास अवेलेबल है वो बारे में बताएगा। फिर बताइए क्या है? वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब वॉल्यूम का मतलब है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम। आपने देखो 9th में पढ़ा था, मास परसेंटेज याद है क्या आपको? वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वो चीजें यहाँ पर बताता है कोई भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ तो हमने केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का मैंने पूरा एक अच्छे से मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है, कैसे आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, इसके बाद स्केलेटल इक्वेशन, उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट आउट करेंगे नंबर्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको लिस्ट आउट करके उसके बाद बिगेस्ट फॉर्मूला चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। लास्ट में वापस को करेक्ट देखेंगे कि इसके अंदर करेक्ट है या फिर नहीं है, तो उसमें देखेंगे आप हर एक एलिमेंट प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के अंदर दोनों तरफ सेम है या नहीं। उसके बाद ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन बन जाती है, उसको लास्ट में लिख देंगे। तो ये था आपका टॉपिक था आज का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपको आज की क्लास के अंदर? सर यस सर अभी जो आपने पढ़ाया था ना, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, हाँ सर वो कैसे फॉर्म होता है, उसमें वैलेंसी कितना रहता है आयरन का, मतलब आयरन आपने फेरस आपको लेते हैं कि नहीं, इसका फॉर्मूला देगा आपको, Fe3O4 ये फॉर्मूला देगा आपको, दिया हुआ ना इसमें ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ, गिवन है, फॉर्मूला इज गिवन। सर अगर ऐसा लाइन दिया हुआ तो ना आपको देगा, ब्रैकेट में देगा, ब्रैकेट में आपको देगा फॉर्मूला के, वरना आपको क्या पता मैग्नेटिक कौन सा है, यस सर, है ना, तो आपको देगा ये, इसकी चिंता में आपको कुछ तो हिंट देगा। देखो इससे मान लो स्टीम है, स्टीम का फॉर्मूला देने की नीड है क्या आपको? बिल्कुल नहीं है। आयरन का भी नीड नहीं है, हाइड्रोजन आपको दे देगा, H2 का फॉर्म होता है। तो आपको जो स्पेशल चीज होगी ना, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए आप चिंता ना करें ना, उसमें आपको एक्सप्लेन करेगा वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है, तो आई थिंक क्लियर है। यस सर, ओके, कोई आपको डाउट नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।